अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सेल ऑर्गेनेल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम न्यूक्लियस पे पहुंचे हैं और हम न्यूक्लियस को आज डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली, बल्कि जो सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है जो कि पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, जिसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, वही न्यूक्लियस है जिसको आज हम स्टडी कर रहे हैं। First of all, we will look at its definition. What is nucleus? Double membrane bound eukaryotic cell organelle which contains genetic material is called nucleus. It controls the life and all activities of the cell. Definition में ही बता दिया गया है इसकी अफादियत को भी और इसकी इम्पोर्टेंस को, और कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या है कि ये लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए और आरएनए, या जिसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन, जीन्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है कि जीन्स कितनी होंगी, कैसी होंगी और वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगी। जैसे आपकी हाइट है, आपकी आई का कलर है, आपका हेयर कलर है, और जो जितना भी आपकी बॉडी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी किसके अंदर महफूज हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर। और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पाई जाती है? न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। अब हम डिस्कवरी देखते हैं कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन का नाम आपने पहले भी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें सुना होगा। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में 8th में मैट्रिक में भी हम पढ़ चुके हैं। जब भी हम सेल के बारे में पढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो रॉबर्ट ब्राउन ने दरियाफ्त किया था। इसकी अर्ली डिस्कवरी जो है वो अनडाउटेडली थी ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंस इन मैनी सेल्स वेयर इट स्टैंड्स आउट एज स्लाइटली डार्कर देन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। कि जब इसको डिस्कवर किया गया तो वो अनडाउटेडली बिना किसी शक के प्रोमिनेंट नजर आया बहुत से सेल्स के अंदर, जहाँ पर ये एक स्लाइटली डार्कर था बाकी साइटोप्लाज्म की निस्बत। ये जो एरिया था न्यूक्लियस का ये बाकी पोर्शन के निस्बत डार्कर था। लोकेशन की अगर हम बात करें कि सेल में ये किस जगह पाया जाता है, तो एनिमल सेल के अंदर ये जनरली सेंट्रल में अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सेंटर के अंदर, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये पेरिफ्री के ऊपर पाया जाता है। पेरिफ्री पे क्यों होता है प्लांट के अंदर? क्योंकि उसके साथ एक बड़ा लार्ज स्पेक्यूल मौजूद होता है सेंटर के अंदर, इसी वजह से उसका जो न्यूक्लियस है वो पेरिफ्री पे चला जाता है। शेप कैसी है न्यूक्लियस की? इसकी डिफरेंट शेप हो सकती है। इरेगुलर है ये शेप में, स्फेरिकल भी हो सकता है। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल, के एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई होती हैं, तो वो डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट तादाद हो सकती है न्यूक्लियस की। मोनोन्यूक्लिएट सेल, जनरली द सेल्स हैव वन मॉलिक्यूल न्यूक्लियस एंड आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट। ऐसे सेल्स जिनके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है उनको मोनोन्यूक्लिएट कहा जाता है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर दो न्यूक्लियाई पाई जाती हैं, उनको बाइन्यूक्लिएट सेल कहा जाता है। और कुछ सेल ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक से बल्कि दो से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो द सेल विद मोर देन 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट सेल। और एक और इंफॉर्मेशन भी है ए न्यूक्लिएट सेल। ए न्यूक्लिएट सेल्स कौन से हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और वो कौन से हैं? मेच्योर रेड ब्लड सेल्स के। जब रेड ब्लड सेल्स मेच्योर हो जाती हैं तो उनका न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी विजिबिलिटी की कि ये नजर कैसा आता है और कब नजर आता है। न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल इन द सेल एट नॉन डिवाइडिंग स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात यहाँ बताई गई है कि न्यूक्लियस सिर्फ उस वक्त विजिबल होता है, हम उसी वक्त माइक्रोस्कोप में उसको देख सकते हैं जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर होगा। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा, एक से दो में डिवाइड नहीं हो रहा, तब ये नजर आएगा। इन डिवाइडिंग सेल्स द न्यूक्लियस डिसअपीयर्स। जबकि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो डिवाइडिंग सेल्स के अंदर न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है एंड द क्रोमेटिन मटेरियल इन इट इज रिप्लेस्ड बाय क्रोमोसोम। और उसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ये भी आप पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में ही पढ़ेंगे कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, क्रोमोसोम क्या है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इससे फेमिलियर होंगे अच्छे से, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैट्रिक में या
इसे पिछली क्लासेस में वो पढ़ चुके होंगे। क्रोमोसोम्स क्या हैं? ये क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स पाई जाती हैं और वो जीन्स जिसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है हमारी लाइफ के बारे में, तो वो उसके अंदर पाई जाती हैं क्रोमोसोम के अंदर। और क्रोमोसोम तब नजर आते हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, बल्कि वो एक मटेरियल की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में सिर्फ मौजूद होते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। कंपोजिशन के न्यूक्लियस बना किस चीज से है, यानी केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें तो न्यूक्लियस डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। इसके अलावा इसमें एंजाइम्स भी होती हैं जो कि केमिकल कंपोजिशन करती हैं किसकी, न्यूक्लियस की। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम। क्या बताया जा रहा है कि कितनी चीजों पे कंसिस्ट है न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर? 4 चीजों पे हम, यानी 4 चीजों को हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के अंदर भी। नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियोलाई, नंबर 3 न्यूक्लियोप्लाज्म एंड नंबर 4 क्रोमोसोम। वन बाय वन हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको पता है कि क्या है, न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। न्यूक्लियोलाई क्या है, न्यूक्लियोलस से निकला है, सिंगल होगा तो वो न्यूक्लियोलस कहलाएगा और काफी होंगे, ज्यादा तादाद में होंगे तो वो न्यूक्लियोलाई कहलाएंगे। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जैसे साइटोप्लाज्म हम कहते हैं कि सेल के अंदर जो फ्लूइड टाइप जो लिक्विड फॉर्म में मटेरियल पाया जाता है जो, और वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसी तरह जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और एक और चीज जो इसमें पाई जाती है वो है क्रोमोसोम। अब हम इसी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि सेपरेट करती है न्यूक्लियर मटेरियल को किससे, साइटोप्लाज्म से। यानी हर सेल, अभी हम जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ के आए हैं हमने यही पढ़ा कि वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है या डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि हर सेल ऑर्गेनेली जो है उसके गिर्द मेम्ब्रेन क्यों मौजूद है। तो ये आइसोलेशन की गई है, अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट रखा गया है ताकि हर सेल का जो ऑर्गेनेली है वो अपने फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म कर सके और एक जो सेल ऑर्गेनेली काम कर रहा है वो डिस्टर्ब ना करे किसी दूसरे के काम को। तो उसके अलावा द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज यूजुअली अ न्यूक्लियर एनवेलप कंपोज्ड ऑफ 2 मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इट इज एट प्लेसेस कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन है, अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई है, ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टॉपिक में भी डिस्कस किया था। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनक्लोज करती है न्यूक्लियर कंटेंट को, यानी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बाहर वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ जुड़ी हुई है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो कवर अप करती है, क्लोज करती है न्यूक्लियस का जो कंटेंट है उसको। फिर है न्यूक्लियर पोर। अगर आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर देखें तो आपको उसमें छोटे छोटे सुराख नजर आएंगे, पोर नजर आएंगे, उसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। The outer and the inner membranes are discontinuous at certain points resulting in the formation of pores, the nuclear pores. Function क्या है? The nuclear pores allow the exchange of materials between the nucleus and the cytoplasm. के जो न्यूक्लियर पोर्स हैं वो एक्सचेंज का काम करते हैं, मटेरियल को एक्सचेंज कराती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान में। अब जो न्यूक्लियर पोर्स हैं इनकी तादाद एक सेल के अंदर कितनी होती है, तो ये भी वेरिएबल है बहुत ज़्यादा। हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियर पोर की तादाद डिफरेंट होगी। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं जैसे कि एग्स जो कि अनडिफरेंशिएटेड हैं, जबकि जो कि अभी मेच्योर नहीं हुए हैं, उनके अंदर जो पोर्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा होगी, अबाउट 30,000 पर न्यूक्लियस। Whereas differentiated cells such as erythrocytes have only 3 or 4 pores per nucleate. तो बता दिया गया है कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं क्योंकि अभी वो मेच्योर नहीं हुए हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियर पोर की तादाद ज्यादा होगी, एक न्यूक्लियस में तकरीबन 30,000 न्यूक्लियर पोर होंगे। और जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो कि मेच्योर हो चुके हैं जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स हैं उनके अंदर सिर्फ 3 या 4 पोर्स होंगे। अब जो हर पोर उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर उसकी सरफेस के ऊपर, उसकी भी अपनी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है जो कंट्रोल करती है सब्सटेंसेस की ट्रैफिक को जो के पास हो रही है इनके दरमियान में। यानी न्यूक्लियर पोर के जरिए से हमने अभी पढ़ा ना न्यूक्लियर पोर का फंक्शन के वो क्या कराता है, एक्सचेंज कराता है मटेरियल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान।
तो ये जो पोर है इसके स्ट्रक्चर एक खास किस्म की डेफिनेट स्ट्रक्चर बनी हुई है ताकि न्यूक्लियर पोर के जरिए से जो ट्रैफिक आ जा रही है, जो मटेरियल पास हो रहे हैं सेल न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म के दरमियान, उसको कंट्रोल किया जा सके। एक और चीज जो सेल न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है वो है, अभी हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पढ़ा, अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे जिसे न्यूक्लियोलाई भी कहते हैं। ये क्या है? इट इज अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस। It is without any membranous boundary to separate it from the rest of the nuclear material. ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी है, यानी बहुत ज़्यादा डार्क है ये वाला एरिया बाकी ऑर्गेनेली की निस्बत और बाकी पोर्शन की निस्बत, और ये इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन बाउंड्री मौजूद नहीं है जो इसको सेपरेट रख सके बाकी न्यूक्लियर मटीरियल से। इसी तरह जैसे हमने न्यूक्लियर पोर की तादाद को डिस्कस किया, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो न्यूक्लियोलाई है वो एक सेल में कितने होते हैं, तो ये एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई एक न्यूक्लियस के अंदर हो सकते हैं। अब हम न्यूक्लियोलाई का या न्यूक्लियस का फंक्शन देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। नंबर 1 द राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम आर स्मॉल आर और कैपिटल आरएनए से स्टोर करते हैं, इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस। एक पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज भी होता है और वहां पे स्टोर भी होता है। नंबर 2 न्यूक्लियस, इट इज द न्यूक्लियस वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड एंड आर देन एक्सपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म वाया न्यूक्लियर पोर। राइबोसोम में भी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया राइबोसोम का, उसमें हमने पढ़ा था लोकेशन का, राइबोसोम की लोकेशन का, कि वो कहाँ सेंथिसाइज होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर सेंथिसाइज होते थे और जहाँ पे सेल को फिर जरूरत होती है वहां से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाती हैं। तो यहाँ पे भी यही बता दिया गया है कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है कि राइबोसोम को वहां पर वो असेंबल करता है और फिर उसको साइटोप्लाज्म में जहाँ भी जरूरत होती है न्यूक्लियर पोर के जरिए से उनको भेज दिया जाता है। कंपोजिशन के न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या है? ये 2 रीजन से मिलकर बना है। नंबर 1 पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया एंड नंबर 2 सेंट्रल फिब्रल एरिया। पेरिफेरल जो है वो किनारे वाले एरिया को कहते हैं, पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रीकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल सबयूनिट। ये किससे मिलकर बना है? पेरिफेरी का जो ग्रैनुलर एरिया है ये किससे मिलकर बना है? राइबोसोमल सबयूनिट से मिलकर बना है। और जो सेंट्रल वाला एरिया है वो कंसिस्ट होता है लार्ज मॉलिक्यूलर आरएनए और राइबोसोमल डीएनए पर कंसिस्ट होता है। समझ आ गई है कि जो न्यूक्लियस की कंपोजिशन है वो दो एरिया से मिलकर बनी है। एक पेरिफेरल एरिया है और एक सेंट्रल एरिया है। जो पेरिफेरल एरिया है वो ग्रैनुलर है यानी दानेदार है, और जो सेंट्रल फिब्रल एरिया है वो धागेदार या फाइबर्स का बना हुआ है। और इनका ये भी बता दिया गया है कि जो पेरिफेरल एरिया है वो किस चीज से मिलकर बना है? राइबोसोमल सबयूनिट से मिलकर बना है, जबकि जो सेंट्रल एरिया है वो किससे? आरएनए और राइबोसोमल डीएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट है उससे मिलकर बना है। अब है स्टेनिंग ऑफ न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस को स्टेन भी कर सकते हैं, उसको रंग भी कर सकते हैं। न्यूक्लियस इज ऑफन डीपली स्टेन्ड विद बेसिक डाइज बिकॉज ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल। जो क्रोमेटिन मटेरियल इसके अंदर मौजूद है उसकी वजह से हम इसको डीपली स्टेन कर सकते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म soluble nuclear sap is inside the nucleus is called न्यूक्लियोप्लाज्म। ये थर्ड स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा कि जो soluble nuclear sap है उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब हम फोर्थ चीज डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है क्रोमोसोम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। अभी हमने पढ़ा भी क्रोमोसोम क्या है। During cell division, chromatin material is converted into darkly stained thread-like structures known as chromosomes. Chromosomes की अगर डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? These are thread-like structures present in the nucleus and visible at the time of cell division. Cell division के टाइम पे अपीयर होते हैं और ये darkly stained thread-like structures हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर हम क्रोमोसोम को देखें तो ये कंसिस्ट होता है आर्म्स और सेंट्रोमियर से। अभी नीचे डायग्राम भी इसकी दिखाई है, पहले न्यूक्लियस की डायग्राम देख लेते हैं। ये न्यूक्लियस की डायग्राम दिखाई गई है। तो ये ओवरऑल एक न्यूक्लियस है और हमने न्यूक्लियस में क्या पढ़ा कि ये किस किस चीज स्ट्रक्चर पे कंसिस्ट होता है? न्यूक्लियर इनवेलप पे। नंबर 1 तो ये न्यूक्लियर इनवेलप है यानी इसकी जो बाउंड्री वॉल है तो ये इसमें न्यूक्लियर इनवेलप कहलाएगी। नंबर 2 हमने पढ़ा न्यूक्लियोलस, तो ये जो डार्कली स्टेन्ड एरिया हमने पढ़ा ना कि न्यूक्लियस क्या है? डार्कली स्टेन्ड एरिया है
जहाँ पर राइबोसोम सिंथेसाइज भी होती हैं और वहाँ पर वो स्टोर भी होती हैं, और वहाँ से फिर जहाँ जरूरत होती है उनको भेज दिया जाता है। नंबर 3 हमने पढ़ा न्यूक्लियस के अंदर के न्यूक्लियर पोर्स भी होती हैं। न्यूक्लियर पोर कहाँ पाए जाते हैं? वो न्यूक्लियर इन्वेलस के ऊपर ही पाए जाते हैं। ये आपको पोर्स नजर आ रहे हैं। जैसे एक बॉल होती है तो उसके अंदर आप सुराख कर दें तो वो क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियर पोर कहलाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये न्यूक्लियर पोर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे एक बॉल होती है और उसके अंदर बहुत सारे सुराख कर दिए जाएं, तो इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी जो पोर्स होते हैं उनको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। इन्हीं पोर्स के जरिए से मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान में। फिर हमने एक चीज डिस्कस की, वो थी क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पर आपको एक खास स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रही, बल्कि ये आपको एक स्ट्रेंज सा एरिया नजर आ रहा है जिसको हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिन मटेरियल। ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज है। जब डिवाइड होने का टाइम आएगा, जब सेल डिवाइड हो रहा होगा, तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल आपको नजर आ रहा है ये इस फॉर्म में आपको नजर आएगा। इस फॉर्म में ये एक क्रोमोसोम जो नजर आ रहा है, इस तरह से बहुत सारे क्रोमोसोम्स आपको नजर आएंगे। और अभी हम क्रोमोसोम ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें क्रोमोसोम किस पे नजर आएगा? सिस्टर क्रोमेटिड पे और सेंट्रोमेयर पे नजर आएगा। तो ये आपको जो रेड पोर टाइप एक नजर आ रहा है, गोल दायरा नजर आ रहा है, ये क्या है? सेंट्रोमेयर रीजन है। और ये आपको जो एक लंबा धागा नजर आ रहा है, बल्कि दो धागे नजर आ रहे हैं, ये क्या है? क्रोमाटिड्स हैं। और ये दोनों आपस में, ये एक क्रोमाटिड है और दूसरी इसके साथ जो है वो इसकी क्या कहलाएगी? सिस्टर क्रोमाटिड। तो ये दोनों मिलके क्या कहला रही हैं? सिस्टर क्रोमाटिड्स कहला रही हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रेप्लिका होती हैं, एग्जैक्ट कॉपी होती है एक दूसरे की। एक और चीज जो हम क्रोमोसोम में मजीद डिस्कस करेंगे वो है काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर क्या है? वो जगह है जो सेंट्रोमियर के ऊपर पाई जाती है, और जहाँ से जब सेल डिवीजन हो रही होती है और क्रोमाटिड्स को आपस में सेपरेट करना होता है, तो यहाँ से इनको अलग किया जाता है काइनेटोकोर के जरिए से। कैसे अलग किया जाता है? कि जो इसके ऊपर अरेंजमेंट होती है कि यहाँ बताया गया है, पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर में अगर हम सेंट्रोमेयर देखें, सेंट्रोमेयर क्या है? सेंट्रोमेयर इज अ प्लेस ऑन द क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोमेयर वो जगह है जहाँ पे क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर के जरिए से अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमाटिड्स, each chromosome consists of two identical chromatids at the beginning of cell division, and chromatid क्या है? is exact replica of the chromosome which are held together at centromere। कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि ये क्रोमोसोम किससे मिलकर बने हैं, तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अक्सर पूछा जाता है कि क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या है। फंक्शन कि क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सॉरी, फंक्शन की बात कर रहे थे हम। ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जितनी भी इंफॉर्मेशन जो कि जरूरी है एक सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, वो सारी क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हैं जीन्स के फॉर्म में, और ये ट्रांसफर की जाती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और क्रोमोसोम की जो तादाद है, हर स्पीशीज का जो इंडिविजुअल है उसके अंदर एक स्पेसिफिक तादाद होगी क्रोमोसोम की, कांस्टेंट रहती है। यानी अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये तमाम ह्यूमन बींग्स क्या हैं? आपस में एक स्पीशीज हैं, और हर इस स्पीशीज का जो हर मेंबर है, हर इंडिविजुअल है, उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद कांस्टेंट होगी। कितनी है ह्यूमन बींग्स में? 46 क्रोमोसोम है, और ये कांस्टेंट है, यानी हर ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 ही होगी। अगर 46 से कम या ज्यादा होती है तो वो म्यूटेशन की वजह से होगी। यहाँ एग्जांपल्स भी दी गई हैं। मैन के अंदर 46 हैं, फ्रॉग के अंदर 26 हैं, चिंपैंजी के अंदर 48 हैं। देयर आर 8 क्रोमोसोम इन फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इसका साइंटिफिक नेम है, फ्रूट फ्लाई इसका कॉमन नेम है। 48 in potato and 14 in garden bee। डिप्लॉयड सेल हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में भी कि दो तरह की सेल होती हैं, एक है हैप्लॉयड सेल और एक है डिप्लॉयड सेल। हैप्लॉयड सेल वो होता है जिसमें क्रोमोसोम का एक सेट मौजूद होता है, और डिप्लॉयड सेल वो है जिसमें क्रोमोसोम के दो सेट मौजूद होते हैं, एक मदर से आता है और एक फादर से। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डिप्लॉयड सेल के अंदर, नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर डिप्लॉयड में
वो डिप्लॉयड होंगे नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर, जबकि जो हैप्लॉयड सेल्स होंगे उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो जैसे कि जर्म सेल्स हैं वो क्या होगी, सिंगल होगी, यानी एक सेट मौजूद होगा। Human sperms or eggs have 23 while Drosophila have 4 chromosomes in germ cells. यहाँ तक काफी है आज के लिए। उसके बाद से हम बाद में डिस्कस करेंगे। माइटोसिस और मियोसिस हमने नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद डिस्कस करना है। इसमें से कुछ ना समझ में आया हो तो वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह।